मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। वो सब शरीर में हट्टे-कट्टे, मैं बिल्कुल दुबली-पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वह 5 लोग बारी-बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ, मेरी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरे माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था, क्योंकि मेरे चारों भाई की शादी थी। सबकी पत्नी सिर्फ एक ही थी। तब मुझे उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी, बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि मेरे घर में 4 भाभी आएंगे। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है। पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, इन सब को भूल गई और नाचने लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। मैं रोज़ देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती भी तो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। मैं वहाँ अपने परिवार के साथ में वहाँ गई। जब उसके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। फिर मैं सोचने लगी कि उसके यहाँ सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे। खैर, उसकी शादी के बाद मैं घर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा, तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने दूल्हे सारे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज में यह प्रथा है जिसमें जहाँ एक लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों की एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा, बेटा, अब जैसे भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसके कितने लड़कों से शादी करनी है। कुछ दिन बाद घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। भाई और पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था, पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी, आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि सीमा का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों को ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किया कि किसी भी तरह यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब यह स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं अब तुम्हारी भाभी की भी तो यह सब खेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को ना चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक लड़के का सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था, कोई बारात की स्वागत की तैयारी में लगा था। मुझे भी तैयार किया गया। लाल रंग के लहंगा में मैं बैठी थी। गोरा रंग होने की वजह से मैं सबसे सुंदर दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा। फिर मैं इसी सोच में डूबी जा रही थी। फिर अचानक शोर की आवाज़ आई। सभी बाहर निकलकर कह रहे थे, बारात आ गई।
तभी बैंड बाजा के साथ बारात हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दिया। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप में ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया। फेरों के लिए उन 5 के साथ मेरे पल्लू बांधे गए, फिर फेरे करवा दिए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, 5 के साथ तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी यह बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा के जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि क्या करे, अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचने पर सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजी और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और वहां मुझे घूंघट निकलवा कर बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। दर्द से कराहती रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किया और फिर बेड पर बैठी। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे मायके ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तभी मेरा वापस आने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि सीमा बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरे सास ने 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह से हर पति हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती है। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वह मेरा ख्याल रखते। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के लिए सपने देखने लगे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी मैं पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें भी तो तुम्हें इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। दर्द से कराहते रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस हरकत से उनकी तरह बाकी पतियों को भी मेरा छोटे पति के साथ प्यार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगे। मेरे छोटे पति को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे घर भतीजा हुआ है, तो मुझे वहां बुलाया गया। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना।
तुम्हें छोटे छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कम से कम 2 दिन मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात छोटे की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही वे मेरे कमरे में आए और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। तभी वो मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी छोटे कहने लगे कि मुझे तुम्हारी यह तकलीफ नहीं देखी जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए, मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी वे मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपने अलग दुनिया में, इन सब से दूर। मेरे छोटे पति के इस बात से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े पैक करके मायके के लिए छोटे के साथ निकल पड़ी। तभी छोटे की किसी दोस्त की दुर्घटना घटी तो वहां जाना पड़ा। तभी छोटे ने मुझे मायके जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपने सीमा को क्यों नहीं भेजा। तभी मेरे ससुर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हैं, सीमा तो सुबह ही बस में बिठा दिया गया था। फिर छोटे के आने के बाद मेरे ससुर ने उनसे कहा कि सीमा अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने सही बस में नहीं बिठाया था। तभी छोटे ने कहा कि हाँ, मैं तो उसे अच्छी से तरह से बैठा कर आया था। अब छोटे भी बहुत घबरा गए कि आखिर सीमा गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा मेरे छोटे पति दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे लेकिन उससे पहले यह घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने के लिए सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी सीमा की बॉडी उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था जिसकी वजह से सीमा की बॉडी पूरी कुचली हुई थी। सब लोगों ने सीमा की बॉडी उसके कपड़े और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल था कि आखिर सीमा को मारा किसने। जब सीमा गई थी तो उसके गले में कई तरह के निशान डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने उसे लूट के मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे लेकिन सीमा को भूलना छोटे के लिए बिल्कुल मुश्किल था। वह सीमा की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात छोटे अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। छोटे ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर के पीछे तरफ गया जहां पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि सीमा के ससुर जमीन से खोद कर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से कुछ गहने निकाले। छोटे देखकर चकरा गया जब देखा कि यह वही गहने थे जो वो सीमा उस दिन पहनकर घर से गई थी। छोटे को सारा माजरा समझ में आ गया था लेकिन वो सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। छोटे ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें बता दी। सीमा के ससुर छोटे को गुस्से से देख रहे थे लेकिन फिर उन्होंने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीमा और छोटे की सारी बातें सुन ली थी कि यह लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तब मेरे चारों बेटों का क्या होगा, हमारी बर्बादी और इज्जत क्या रह जाएगी। इसी डर से मैंने सीमा का पीछा किया और कुछ मेरे आदमियों की मदद से सीमा को मरवा दिया ताकि वह छोटे के साथ भाग न पाए और मैं गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाए। पुलिस अब सीमा के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। छोटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह लड़कियों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है।
और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। छोटे अब अपनी पूरी जिंदगी सीमा की यादों को समर्पित कर चुका है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका हमारे ज़िंदगी में होने वाले किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह एक और दिलचस्प कहानी के साथ।